तो मुगल काल में बिहार की जो स्थिति रही फैक्चुअल है, आपको फैक्ट्स को ध्यान से याद कर लेना है और ये जो पीडीएफ मिलेगा इसे आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो मुगल काल में बिहार की जो है स्थिति क्या थी, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। बाबर ने, क्योंकि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी थी। यहीं से जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगलों की जो है शुरुआत होती है। तो बाबर ने मुहम्मद शाह के पुत्र, कौन था, जलाल खां, जो कि जलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जलाल खां का ही संरक्षक था फरीद खां, जो कि शेर शाह सूरी या शेर खां के नाम से जाना गया था। तो जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। यहाँ जब प्रशासक की बात की जा रही है तो प्रांताध्यक्ष समझिए, जो सूबेदार होते थे उन्हें अलग अलग प्रांतों के लिए अलग जो है प्रांताध्यक्ष या सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, जो प्रशासक भी कहलाते थे मुगलों के समय। तो इन्होंने क्या किया, बाबर ने जो मुहम्मद शाह था यानी बहार खां जो लुहानी का पुत्र था, जलाल खां या जलालुद्दीन भी इसे कहा जाता था, याद रखिएगा, इसे एक और नाम से जाना जाता था जलाउद्दीन, और इसी का संरक्षक था कौन, शेर शाह सूरी। प्रशासक नियुक्त किया। हुमायूं ने चुनार, बाबर के पश्चात किसका शासन हुआ था, बाबर ने बहुत कम वर्षों तक शासन किया था भारत पे। 1526 में उसने शुरुआत की यानी नींव रखी और 1530 में उसकी मृत्यु ही हो जाती है। तो इसी के मध्य लेकिन 4 महत्वपूर्ण जो है युद्ध हुए थे उसके समय काल में, 26, 27, 28 और 29 में। उसके पश्चात हुमायूं शासक बना। हुमायूं एक कमजोर ही शासक रहा क्योंकि इसका जो समय काल रहा पूरा लड़खड़ाता रहा। तो हुमायूं ने क्या, चुनार का जो दुर्ग है उस पर पहली बार आक्रमण किया। बिहार में नुहानी, क्योंकि आप जानते हैं नुहानियों की सत्ता थी बिहार में। बिहार के जब हम प्रांतीय शासकों की बात कर रहे थे, वहां के स्थानीय शासकों की, तो उसमें हमने 3-4 की बात की थी विस्तार से। एक तो मिथिला के जो थे कर्नाट वंश, उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक वैनवार वंश जो कि अनहिलवाड़ वंश भी कहलाया वो थे, उनकी बात की। उसके अलावा नुहानी वंश जो थे उनकी हमने विस्तार से बात की थी, और भोजपुर में जो उज्जैनी आए हुए थे उनकी हमने बात की थी। तो बिहार में नुहानियों का सत्ता जो है अब अंत होने लगा था और हुमायूं ने दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया। अफगानों की जब बात हो तो याद रखिएगा, प्रथम अफगान वंश कौन थे, लोदी, और लोदी के समय ही याद रखिएगा शेर शाह सूरी के दादा जो थे इब्राहिम लोदी के समय काल में आए हुए थे। और द्वितीय अफगान वंश की जब बात की जाती है तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी वंश को द्वितीय अफगान वंश कहा जाता है, क्योंकि जो शेर शाह की माँ थी वो एक अफगानी महिला थी और वो अफगान से ही उनका जो है मूल संबंध जो था, वंशानुगत जो था, अफगान से था। तो अफगानों को पराजित किया। दोहरा सराय की जो बात हो रही है तो ये लुधियाना पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां की बात हो रही है। फिर क्या हुआ, वर्ष 1576 में टोडरमल कौन था, अकबर के दरबार में मुजफ्फर खां, 9 रत्नों में से एक, हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। यानी कि टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली, इन सभी ने मिलकर जहां पर दाऊद का शासन था बिहार और बंगाल के प्रांतों पर, उसे पराजित करके अब बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मिला दिया। आगे क्या कहानी होती है, शेर शाह जो सूरी वंश का संस्थापक था, शेर शाह के पश्चात बिहार ताज खां कारामानी उसके हाथ में जाता है, सुलेमान खां के हाथों में जाता है, दाऊद खां कारामानी अफगानों के नियंत्रण में रहा। कैसे, जब हम हुमायूं के शासन काल को पढ़ते हैं तो हुमायूं क्या है 1530 से 40 तक शासन करता है, लेकिन 1539 और 40 चौसा के युद्ध और बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित हो जाता है और उस पराजय के पश्चात कुछ वर्षों तक भारत पे सूरी वंश का शासन रहता है, जिसमें शेर शाह और उसके कुछ जो पुत्र या आगे के उत्तराधिकारी थे उन्होंने शासन किया था, क्योंकि शेर शाह भी बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था। कालिंजर का जो युद्ध हुआ था 1545 में, उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी।
तो अब नियंत्रण किसके, फिर से किसके हाथों में आ गया, पहले शेर शाह के हाथों में गया, उसके बाद ये लोगों ने जो है कुछ समय तक शासन किया, क्योंकि मुगलों की जो है समाप्ति कुछ समय के लिए हो चुकी थी। हुमायूं भागकर कहीं और शरण ले लिया था, और फिर वो वापस 1555 और 56 में आता है, और 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर शासन करता है। तो जो सबसे लंबे समय तक शुरुआत में जो शासन किया था वो अकबर ही, और एक बड़े ही कह सकते हैं प्रशासनिक बदलाव की जब बात की जाए, या बहुत सारे सुधार जो है अकबर के समय काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अकबर। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 में आक्रमण किया। तो अकबर के शासन काल की जब बात होए तो याद रखिएगा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अकबर और औरंगजेब का शासन काल लगभग सेम ही तक था, क्योंकि अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक किया, और औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक किया था। तो आक्रमण किया, और इस समय यहाँ का शासक कौन था, दाऊद खां, जिसकी बात हमने यहाँ की थी। पहले ताज खां कारामानी करता है, फिर सुलेमान खां करता है, और दाऊद खां। तो अकबर ने जब बिहार पर आक्रमण किया तो उस समय बिहार पर किसकी सत्ता थी, दाऊद की सत्ता थी, क्योंकि दाऊद को ही पराजित करके बंगाल और बिहार को मुगलों के अधीन किया गया था। नेक्स्ट, लगभग 1580 ईस्वी के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा किसे कहते हैं, सूबा अथवा यहाँ देखिए प्रांत लिखा है, और इसीलिए इससे पहले जो है प्रशासक कहलाते थे, लेकिन जब सूबों में विभाजित कर दिया गया। क्यों किया जाता था किसी भी राष्ट्र को या किसी भी क्षेत्र को सूबों में या प्रांतों में विभाजित, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और सही तरीके से चलाने के लिए। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि कहीं भी हर स्तर पे अधिकारी होते हैं, हर स्तर पे जो है काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे पूरे देश को कोई संभाल रहा है, देश को फिर राज्यों में विभाजित किया जाता है तो उसका हेड है, राज्यों को फिर जिलों में विभाजित किया जाता है तो उसका हेड होता है, जिलों को फिर विभाजित किया जाता है, उसके हेड होते हैं, जैसे प्रमंडल में विभाजित कर दिए, फिर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो अलग अलग विभाजन, फिर पंचायत होते हैं, पंचायतों में भी आप देखते हैं ग्राम हुआ, ग्राम में भी परिवार हुआ, और परिवार में सदस्य होता है। तो सबके ऊपर कोई ना कोई एक नियुक्त किया जाता है संरक्षण के लिए, देखरेख के लिए, सुचारू तरीके से चलाने के लिए। जैसे परिवार की ही बात की जाए तो परिवार में एक हेड होता है जो कि परिवार को सही तरीके से चलाता है, वो सही दिशा देता है कि हाँ शिक्षा पर ऐसे हमें काम करना है, स्वास्थ्य पे हमें ऐसे काम करना है, हमें घर या प्रॉपर्टी जो भी हो उसके लिए। तो एक मुखिया होता ही हर परिवार में। तो ठीक ऐसे ही प्रशासनिक कार्यों को सही तरीके से चलाने के लिए हम राष्ट्रों को या जो एक क्षेत्र होता था उसे प्रांतों में विभाजित करते थे। प्रांतों के बाद हम जिले में करते थे जो कि विषय कहलाता था। तो अकबर ने उसे सूबों में बना दिया और खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया। खानम जो कि आगे नवरत्न में भी था, खानम। तो सूबा या प्रांत उस बड़े क्षेत्र को जब अन्य भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो वो सूबा या प्रांत कहलाता है। और इसका जो हेड होता था वो गवर्नर या सूबेदार, प्रांताध्यक्ष ऐसे कहलाता था। और इससे पहले जो होता था वो प्रशासक, यानी पूरे क्षेत्र को जो देखता था वो प्रशासक कहलाता था। वर्ष 1587 से 94 के मध्य क्या हुआ, राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की और रोहतास को अपनी राजधानी बनाई। मान सिंह का संबंध आप जानते हैं अकबर के समय काल से ही है, उनका एक बहुत मुख्य अधिकारी के रूप में था। तो मानसिंह के समय काल में जो है बिहार में प्रसिद्धि मुगलों को बहुत अच्छी मिली और इसी समय इन्होंने राजधानी अपनी कहाँ बना दी, तो सासाराम का जो रोहतास है वहां को जो है अपनी मुगलों ने राजधानी नियुक्त कर दी। नेक्स्ट, मानसिंह के पश्चात वर्ष 1594 से 98 तक सईद खान जो है मुगल प्रांतपति, यानी उस प्रांत का जो अध्यक्ष कौन बनाया गया, वो सईद खान को बनाया गया मानसिंह के पश्चात। फिर खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को
इनका पूरा नाम ही इतना बड़ा है, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। गवर्नर अलग और प्रांत, एक सूबे को देखने और एक गवर्नर होता था, तो उसे नियुक्त किया गया। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में यानी कि 1605 तक उन्होंने शासन किया था, तो उसी के इर्द गिर्द 1603, 4, 5 इसके आसपास जो है बिहार जहांगीर के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। कौन था जहांगीर? अकबर का पुत्र, जो कि सलीम नाम था, बाद में जहांगीर बना था। क्योंकि इसी पुत्र के लिए उन्होंने शेख चिश्ती के मकबरे पे गए थे, दुआएं मांगी थी, और जब पुत्र पैदा हुआ तो आगरा में जो किला बनाया गया है तो उसके अंदर उनके मकबरे का जो है निर्माण करवाया है। शेख चिश्ती जो थे उनके मकबरे का निर्माण सफेद संगमरमर से। इस समय असद खान को बिहार के गवर्नर के पद से हटाकर, जो असद खान अब था गवर्नर, अब आसफ खान को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो मैंने पहले ही कहा कि ये जो क्लास है मेनली फैक्चुअल है, आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये क्लियरली याद रखिएगा। नेक्स्ट, जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। जहांगीर ने बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जो कि एक और नाम से जाना जाता था, शायद लाल बाग भी कहा जाता था, लाल बाग भी बाज बहादुर को ही कहा जाता था। उसे जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। बाज बहादुर ने खड़गपुर याद रखिएगा, एक खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, एक खड़गपुर बिहार में भी जो है, एक पहाड़ी है खड़गपुर की पहाड़ियाँ, जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दरबाया और दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय आप जानते हैं किसे कहते हैं? ठहरने के लिए जो निर्माण किया जाता है, सराय। क्योंकि प्राचीन समय काल में तो ऐसा था नहीं कि आज के तरह आपने ऐप पर डाउनलोड किया और घर बैठे होटल बुक कर लिया आसानी से, या फिर आप किसी भी शहर में गए और आसानी से आपको होटल मिल जाएगा, तो ऐसा था नहीं। उस समय ना तो परिवहन के इतने साधन थे, ना ही इतनी सुविधाएं थी। तो क्या किया जाता था, राहगीरों के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य जो दूरी होती थी, बीच बीच में कहीं कहीं पर सराय का निर्माण कर दिया जाता था। जब राहगीर गुजरते थे और कहीं रात हो जाती थी तो उसके आसपास कोई जो ठहरने का स्थान होता था वहीं पर वो रात गुजारते थे और फिर सुबह होते ही निकल जाते थे। क्योंकि परिवहनों में भी क्या था, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इसी से तो जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि वो दिन भर चलते थे, रात में कहीं ठहर जाते थे, या फिर मान लीजिए अभी जैसी गर्मी पड़ रही है, गर्मी इतनी तो नहीं होती होगी लेकिन गर्मी होती होगी, तो वो लोग क्या करते होंगे, दिन में कहीं ठहर, तो इसलिए सराय का निर्माण किया जाता था। और शेर शाह ने बहुत सारे सरायों का निर्माण किया है, याद रखिएगा। तो नूर सराय नामक सराय बनवाया और दरभंगा में एक मस्जिद बनाया। तो राजा संग्राम का जो संबंध है, ये दरभंगा के राजा थे, तो इधर ही एक एरिया है खड़गपुर। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खान की उपाधि दी। किसकी? कुली खां की उपाधि दी थी बाज बहादुर को, तथा 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया। कहाँ का गवर्नर उसे बना दिया? बाज बहादुर को, या लाल बाग जो था वो बंगाल का गवर्नर बना दिया। और इसके पश्चात इस्लाम खान को उसने सूबेदार नियुक्त कर दिया। याद रखिएगा, सूबेदार अलग पद होता था और गवर्नर अलग, दोनों अलग अलग जो है विभागों को देखते थे। अबुल फजल का पुत्र था अब्दुर रहमान। अबुल फजल नहीं, अकबर की जो रचना है आत्मकथा उसे लिखा है अकबर नाना। अबुल फजल का पुत्र अब्दुर रहमान 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना। यानी अब इसके इस्लाम खान के बाद जो सूबेदार बन गया वो अब्दुर रहमान बन गया। और उससे पहले जो सूबेदार था, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, पहले बाज बहादुर हुआ, फिर इस्लाम शाह, क्योंकि बाज बहादुर बाद में गवर्नर बन जाता है तो सूबेदार इस्लाम खान बन जाता है, और फिर अब्दुर रहमान बन जाता है, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। एक कोई विद्रोह हुआ था छोटा मोटा, तो उसी ने दबाया था। नेक्स्ट, नूरजहां। आप जानते हैं जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। तो नूरजहां का भाई जो था इब्राहिम खां काकर, क्योंकि नूरजहां की पहले भी शादी हुई थी, नूरजहां
इनकी दूसरी मतलब ये दूसरे पति थे। तो नूरजहां का भाई जो था इब्राहिम खां काकर को 1605 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, यानी कि जो उनका साला लगा जहांगीर का, उसे जो है बिहार का सूबेदार। वैसे भी साला को जो है महत्व हमेशा से ही दिया जाता है। इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर, मनेर जो है पटना जिला में एक जगह है मनेर, वहां पर देखेंगे आप मकबरे हैं, जो सूफी संतों के मकबरे मनेर में हैं। तो मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा यही है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वाकई सुंदर है, अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो वो मकबरा वाकई सुंदर है, मैंने देखा है 2-3 बार उसे। तो ये बड़ा ही उस समय का उत्कृष्ट जो है उदाहरण था। जहांगीर के समय 1621 ईस्वी में, क्योंकि 1627 तक ही शासन था, तो 21 में शहजादा परवेज बिहार का सूबेदार बना, यानी कि अब काकर के पश्चात जो अगला सूबेदार बना वो शहजादा परवेज बन गया। तो बिहार का सूबेदार या प्रांतपति एक ही बात है, सूबेदार को ही प्रांताध्यक्ष प्रांतपति कह सकते हैं, प्रांत ही सूबा होता है। और ऐसा करने वाला ये पहला राजकुमार था, यानी पहला कोई सूबेदार जो है राजा नहीं अभी तक बन रहा था, उसके जो मुख्य लोग थे वो बन रहे थे, यानी जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। हमेशा ही देखिएगा कि बड़े पद उन्हें दिए जाते हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो वो लोग थे। लेकिन पहली बार किसी मुगल राजकुमार को जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था जहांगीर के समय काल में। तो ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ, इसका जो बेटा था इसने विद्रोह किया था, तभी तो इसने जो सिख गुरु थे सहायता ली थी, खुर्रम ने ही ली थी सहायता, और इसके बदले जहांगीर ने मरवा दिया था। खिलाफ विद्रोह करके पटना व रोहतास क्षेत्र शहजादा परवेज से छीन लिए और खाने दुरान को बिहार का सूबेदार, यानी अब इसके बाद खाने दुरान जो है वो बन गया। यानी इसी के बेटे ने, जो वो था शहजादा खुर्रम ने, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और पटना और रोहतास का क्षेत्र जो है शहजादा परवेज से छीनकर किसे दे दिया, खाने दुरान को। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का जो अंतिम सूबेदार बना था वो कौन था, मिर्जा रुस्तम सफावी बना था अंतिम, और इसके पश्चात खान ए आलम और मिर्जा सफी सैन खान जो है बिहार का सूबेदार बना। खान ए आलम और मिर्जा से ये सूबेदार बना। सैफ खान ने, कौन था सैफ खान, मिर्जा सफी सैफ खान ने पटना में एक मदरसे का निर्माण किया था। मदरसा आप सभी जानते होंगे, जहां पर मुस्लिम वर्ग द्वारा जो है शिक्षा दी जाती है, वो मदरसा कहलाता है। अब जहांगीर के पश्चात जानते हैं कि अगला जो शासक नियुक्त हुआ था वो शाहजहां, जिसने 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया था, और इसी के समय काल को मुगल काल का स्वर्ण काल, स्थापत्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां के समय काल को। तो 1628 से 58 तक शासन किया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासन काल में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग, इतना बड़ा नाम है, एक तो इनका नाम ऐसा होता था कि ऐसे लगता था पूरा एड्रेस हो जाए प्राचीन समय काल में। 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, यानी अलग अलग शासकों के समय काल में अलग अलग समय में अलग अलग सूबेदार जो हैं वो नियुक्त किए गए। फिरोज जंग, उसी को शॉर्ट में कहा जा रहा है, अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज को ही फिरोज जंग कहा गया है। फिरोज जंग भोजपुर के उज्जैनी शासक, चर्चा की थी हमने विस्तार से कि उज्जैन से जो राजपूत आए थे उन्होंने जो है भोजपुर पर शासन किया और भोजपुर शहर की स्थापना की, इसलिए वहाँ के जो राजपूत हैं उज्जैन भोजपुर तरफ के, या मैं कहूँ कि उस समय वो एरिया जो कहलाता था वो उज्जैनी ही कहलाते थे, उज्जैनी राजपूत कहे जाते हैं। तो उज्जैनी शासक जो राजा प्रताप था उससे विद्रोह को दबाया था। अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल, जो कि उनकी सब प्रिय पत्नी थी, इन्हीं मुमताज महल की जो याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। क्या हुआ था कि जो अंतिम
प्रसव में काल में मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी, शायद 17वां था, तो उसी की याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। तो उसके भाई यानी साले को, अपने शाइस्ता खां को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। यानी हम देखते आ रहे हैं कि साले का जो महत्व प्राचीन, मध्यकालीन और आज भी जो है महत्वपूर्ण है। साला को महत्व दिया ही जाता है बीवी के बाद। इसके पश्चात आजम खान, जफर खान, जुल्फिकार खां बिहार के सुक्त, यानी इनके पश्चात जो बने ये, फिर ये और फिर ये बने, ये लोग जो है सूबेदार बने। और ये था तब ये बना था। नेक्स्ट, शहजादा दारा जो कि शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था। जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी तो औरंगजेब ने अपने बाकी भाइयों से लड़ाई करके, क्योंकि पिता जो चाहते थे वो चाहते थे कि शहजादा जो दारा सिको है वो शासक बने, पर औरंगजेब अपने भाइयों से युद्ध करके खुद शासक बना था। तो दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 ईस्वी में अलीवर्दी खां की चर्चा हम कब करते, बंगाल का शासक है अलीवर्दी खां, बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां, जिसने अंग्रेजों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी हैं, अगर हम इन्हें नहीं करेंगे, यानी जो उपमा दी थी अंग्रेजों को कि ये मधुमक्खी जैसे हैं, अगर हम नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो ये शहद देंगे, पर अगर हमने इन्हें छेड़ा तो ये हमें काट काट कर मार डालेंगे। तो ये बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, बंगाल का नवाब जो था। शहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित कर दिया। किसे कर दिया? शहजादा शुजा को पराजित किया। लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित कर शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। जो ये सभी के कौन है? शाहजहां के ही बेटे हैं, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था कि शहजादा जो दारा शिको है वो उत्तराधिकारी घोषित हो, इसलिए इसने अपने भाई से ये युद्ध किया था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, और शहजादा शुजा को जो है बिहार का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया औरंगजेब ने। अब हम बात करेंगे औरंगजेब की 1658 से लेकर 1707। ये पूर्व मुगलकालीन शासक कहलाते हैं, और इसके पश्चात के शासक जो हैं वो उत्तर मुगलकालीन शासक कहलाते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को पहले तो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊद नगर नामक शहर बसाया गया और पटना में दारुल अदल का निर्माण किया गया। ये चिकित्सालय होता था जहां पर चिकित्सा की जाती थी, वो दारुल अदल कहलाता था। दाऊद खां के बाद 1665 में लश्कर खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था। अगला कौन हुआ था? लश्कर खां। इसी समय बिहार में, याद रखिएगा, ब्रिटिश यात्री जो है बर्नियर आया था। किसके समय काल में? औरंगजेब के समय काल में, जिसने पटना को भारत का सबसे बड़े शहरों में से, पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक कहा था। वैसे भी जब हम प्राचीन इतिहास को की बात कर रहे थे तो आप जानते हैं कि जब 16 महाजनपदों की चर्चा होती है तो वहां पर सबसे उत्तर भारत का समृद्ध और शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध का क्षेत्र। नेक्स्ट, और मगध का जो क्षेत्र है प्राचीन समय काल से ही व्यापार के लिए भी समृद्ध था, तो इसलिए इसी दौरान बिहार में क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा, जिससे का उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्राफी ने अपनी रचना में की है। जो इनके यात्रा वृतांत है उनमें इन्होंने बिहार के उस भयंकर अकाल की चर्चा की है। औरंगजेब के समय काल, औरंगजेब के तीसरे पुत्र शहजादा आजम को, यानी औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी दे दी, और उसके पश्चात मिर्जा फकीरुल्लाह, यानी कि शहजादा के पश्चात ये जो है अगला सूबेदार नियुक्त हुआ। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पुत्र, जो इसको सबसे प्यारा था, शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। यानी इसके पश्चात फिर से ये बना, ये और फिर यही अजीम, आजम नहीं था, अजीम ही था। ये यहाँ टाइपिंग एरर है, अजीम ही नाम था। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करा दिया और इसका नया नाम अजीमाबाद। याद रखिएगा, पहले किस नाम से जाना गया? प्राचीन समय काल में पाटलिपुत्र कहलाता था, पुरुषपुर कहता था, ये सब नामों से जाना गया।
पाटलीग्राम कहलाया था, लेकिन बाद में फिर पटना हुआ शेर शाह के समय काल में, ये पटना के नाम से जाना जाता है। और जब मुगल शासक औरंगजेब का पुत्र अजीम आता है तो पटना का पहले तो वो पुनर्निर्माण करता है, फिर से उसे बसाता है और उसका नाम जो है अजीमाबाद कर देता है। और ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में पॉइंट रख लीजिएगा। उत्तरवर्ती यानी कि औरंगजेब तक के शासक ही पूर्व मुगल कालीन थे। अब जो शासक बने उनमें से याद रखिएगा, उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शहजादा अजीम उशान को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जो शहजादा अजीम उशान था अब ये हो गया, क्योंकि इसके पश्चात जो अगला शासक बहादुर शाह ही बने थे। और फर्रुखशियर को बंगाल का नायब, क्योंकि फर्रुखशियर का संबंध बंगाल के नवाब से है, तो बंगाल का नायब किसे बना दिया? फर्रुखशियर को। नेक्स्ट फर्रुखशियर। फर्रुखशियर वापस 1711 में बंगाल से बिहार चला गया। फर्रुखशियर पहला मुगल बादशाह था, याद रखिएगा, पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना में राज्याभिषेक हुआ था। और ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, याद रखिएगा। ये पहला ऐसा शासक था जिसकी पटना में जो है राज्याभिषेक कराई गई थी। सूबेदार फखरुद्दौला अलग ये है, अभी तक फर्रुखशियर की हमने बात की थी। सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, ये झारखंड की बात हो रही है, पलामू और जगदीशपुर बिहार के एक भोजपुर जिले में भी है और एक जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये बिहार वाले की बात हो रही है। और छोटा नागपुर और पलामू, क्योंकि उस समय तो बंगाल, बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से एक ही था, जो बंगाल प्रांत के नाम से जाना गया था। बंटवारा तो जाकर 1912 में होती है, पहले बंगाल और बिहार की, और फिर आगे 1936 में उड़ीसा, ये सब पहले एक ही प्रांत था। तो उदवंत सिंह के विरुद्ध जो है एक सैन्य अभियान शुरू किया था। फखरुद्दौला ने पटना के ख्वाजा कला में दारुल अदल नामक मस्जिद बनाया, एक मस्जिद का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? दारुल अदल नामक, दारुल अदल सॉरी। फर्रुखशियर के शासनकाल में याद रखिएगा, यहां भी रहेगा। फर्रुखशियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी अब बिहार पे जो थे वो बंगालों के नवाब का प्रभुत्व या आधिपत्य जो है ज्यादा हो गया। और फिर बंगाल के नवाब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन 1773 में ग्रहण कर लिया। यानी कि जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा सभी संयुक्त प्रांत एक ही संयुक्त रूप से एक ही प्रांत कहलाते थे। इन पर जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन कब अधिग्रहण किया गया था? बंगाल के नवाबों द्वारा 1773 में, जबकि वो क्या बोलते हैं, वो युद्ध हो चुका था 1764 में, बक्सर का युद्ध हो चुका था। उससे पहले प्लासी वगैरह की घटना हो चुकी थी। 1773 की ये बात हो रही है। अब बिहार में सिख धर्म, मैंने बोला 10वें जो सिख गुरु थे उनका जन्म हुआ था, क्योंकि जो 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने ही करवाई थी, वो अपनी गर्भवती पत्नी को अपने भाई के पास छोड़कर यहीं चले गए थे और फिर यहीं पर जो है उनका जन्म हुआ था। तो गुरु नानक द्वारा, ये गुरु नानक की बात हो रही है जो 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, इनके द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने, राजमहल कहाँ? वर्तमान का झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहां तक, जो भागलपुर से ही लगा हुआ क्षेत्र आपको होगा, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर चर्चा मिलती है कई रचनाओं से, हमें जो विद्वानों की रचनाएं हैं उनसे। सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ये सासाराम और गया से होते हुए पटना पहुंचे थे और फिर वहां से इन्हें असम की तरफ जाना था। तो ये जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो इन्हें पटना में छोड़कर ही चले गए थे और यहीं पर जो सिख गुरु अंतिम थे उनका जन्म हुआ था 1666 में दिसंबर। पटना प्रवास के दिनों में उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब का जो राजपूत सेनापति था उसे सहायता देनी थी। गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने अपने मनसद याद रखिएगा क्या होते हैं? जो धार्मिक वो होते हैं,
प्रचारक होते हैं, जिन्हें बोला जाता है, उनकी बात होती है, उनके लिए जो है मनसद शब्द का जो है प्रयोग होता था। उसके लिए एग्जैक्ट जो है मैं बता रही हूँ, हाँ, धार्मिक जो प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि ये जो बात हो रही है आपकी, यहाँ औरंगजेब के राजपूत सेना की सहायता देनी पड़ी, तो ये गुरु तेग बहादुर तक की बात हो रही है। इसी बीच इनकी पत्नी जो थी, गुर्जरा नाम था उनका, उनसे जो है गुजरी देवी नाम था, उनसे जो है गुरु नानक का जन्म होता है। और फिर 4 वर्षों बाद जो है इन्हें पटना से जो है पंजाब में चले जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं। और वहां पर गुरु पद का जब वो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है, तो जब ये गुरु पद ग्रहण कर लेते हैं तो वहां से ये मनसद यानी धार्मिक प्रतिनिधि को बिहार भेजते हैं, क्योंकि बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति भी हजारों सिखों ने काफी सहयोग, यानी गुरु गोविंद, सॉरी मैं यहाँ शायद हर बार गुरु नानक शब्द का प्रयोग की हूँ, गुरु नानक नहीं, ये तो पहले थे, गुरु गोविंद सिंह की मैं बात करूं। यहाँ जो अब बात हो रही है ये गुरु गोविंद सिंह की हो रही है, जो अंतिम थे। शायद मैं बोलते वक्त गलत बोल दी हूँ, याद रखिएगा। यहाँ जो बात हो रही है गुरु नानक की हो रही है, पर यहाँ जो जन्म की बात हो रही है वो किसकी जन्म हुई थी? गुरु तेग बहादुर के बाद जो उनका पुत्र था वो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही 4 वर्ष की उम्र में पटना छोड़ के ये पंजाब चले गए थे गुरु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फिर गुरु गोविंद सिंह की भी जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो पत्नी थी उन्हें भी बिहार में जो सिख थे उन्होंने बहुत सहयोग किया था। और फिर गुरु गोविंद सिंह का जो 350वां जन्म उत्सव था, इसे प्रकाश पर्व के रूप में आयोजित किया गया था पटना में। पटना में जो है प्रकाश पर्व के रूप में आयोजित किया गया था।